वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ले रही हूँ मैं आपकी, और हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैंने लास्ट क्लास जो है वो उसमें बताया था मैंने कैबिनेट मिशन। ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में है। हैंड रिटन नोट्स के जरिए मैंने आपको पढ़ाया है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर मतलब कौन कौन से रूल्स आए थे, रेगुलेशंस आए थे, एक्ट आए थे, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये। थोड़ा मैंने ब्रीफ में लिया है, फिर इसके बाद में एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ाया है, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे बात करते हैं द कंपनी रूल। देखो कंपनी की जो रूल्स है वो कहाँ से कहाँ तक चले थे, 1773 से 1858 तक। और जो क्राउन रूल्स थे वो कहाँ से कहाँ तक चले थे, 1858 से 1947 तक। जब तक अपना जो भारत देश है वो आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक ये क्राउन रूल चलता आया था। उससे पहले कंपनी रूल चलता था। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रेगुलेशन एक्ट के बारे में, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो कंपनी रूल है और क्राउन रूल है, तो क्राउन रूल का मतलब क्या होता है। क्राउन रूल का एक्चुअल में जो मतलब होता है कि जितनी भी राजस्व का मतलब जानते हो आप। राजस्व का मतलब होता है जितनी भी इनकम से रिलेटेड जो भी डिसीजन थे वो क्राउन के पास में आ गए थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार के पास में आ गई थी। जितनी भी पावर थी वो ब्रिटिश के हाथों में आ गई थी, इसलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है द क्राउन रूल। आई होप कि आपको क्लियर है। और इसी अधिनियम के तहत में आप यहाँ पर कर दिया गया था क्या, कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी कि गवर्नर जनरल थे, उनका पद बदल के वाइसराय में बदल दिया था। इसीलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है द क्राउन रूल। आई होप कि आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। और तीसरा यहाँ पे बता देती हूँ फैक्ट, कि जो ब्रिटिश राज था उसका प्रतिनिधि कौन करता था, वाइसराय करता था। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो न्यायालय था, न्यायालय मतलब नियंत्रण बोर्ड, निदेशक न्यायालय, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। तो ये था कुछ क्राउन रूल्स की इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। द कंपनी रूल, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेगुलेशन एक्ट ऑफ द 1773 द डिजाइनेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि इसमें बोला गया है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। and created an executive council of the 4 members of the assist him, first being Lord वारिंग हेस्टिंग्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोटी क्लासेस में आता है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि उसकी सहायता से 4 सदस्यों का कार्यकारी परिषद बनाया गया, और पहला जो सदस्य था उसको लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स थे, यानी कि इसका जो पहला सदस्य था वो कौन था, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करती चलिए। जो पॉलिटिकल साइंस का ओल्ड सिलेबस है मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि हैंड रिटन नोट्स पढ़ा के, और प्लस आपको ये नोट्स मिल भी जाएंगे। व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आप व्हाट्सअप नंबरों पे आपको मिल जाएंगे, आपके पर्सनली व्हाट्सअप पे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, यानी कि यह भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने लगा था और विनियमित करने की ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। देखो यहाँ पे रेगुलेशन करने लग गए थे, ठीक है, रेगुलेशन करने लग गई थी कंपनी, कंट्रोल करने लग गई थी इसी एक्ट के तहत। तो यहाँ पर इसमें ये बात बोली गई है। नेक्स्ट है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ दिस कंपनी। इस एक्ट ने पहली बार कंपनी के राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल और प्रशासनिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कार्यों की मान्यता दी। अब इसी एक्ट के तहत ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी ने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस को लागू किया गया था या मान्यता दी थी। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत इसको मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है, इट लीड
द फाउंडेशंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। भारत में किसकी नींव रखी? केंद्रीय प्रशासन यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिश्ड फॉर, देखो, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिश्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कलकत्ता 1774 कंप्राइजिंग एंड चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस, यानी कि इसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय था कलकत्ता का पहला जो सर्वोच्च न्यायालय था 1774 की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। अगर आप यूपीएससी नोट्स लेना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस के, तो आप इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ सभी बच्चों के लिए। अब बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784 तो देखते हैं इसके। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू रिमूव द drawback of the regulation act या regulating act was the name after the British prime minister of the विलियम पिट। यहाँ पर कि इसे रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पेश किया गया था, जो इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम से रखा गया था, और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ आल्सो इज़ नोन एज ए एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, द एक्ट क्लियरली डिग्निस्ड द कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन, यानी कि यहाँ पर आते आते इन जो कार्य थे कंपनी के वो 2 भागों में बांट दिए गए। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट था कमर्शियल, दूसरा था पॉलिटिकल। कमर्शियल फंक्शन इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि निर्देशक मंडल के द्वारा यहाँ पर संचालित किए जाने लगे, और पॉलिटिकल फंक्शन थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा, यानी कि नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने लगे। द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया, जो कंपनी का क्षेत्र था इंडिया के अंदर, यानी कि आप सभी जानते हो, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा है कि जितनी भी हमारी टेरिटरी थी, हमारा क्षेत्र था, वो हड़प लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, तो वो कंपनी की टेरिटरी माना जाने लगा था। तो उसको यहाँ पे क्या बोलते थे? ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बोला था? भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत की ब्रिटिश अधिकार कहा गया, यानी कि उनको क्या कहा गया? भारत में ब्रिटिश अधिकार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के तहत कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इसको कहा गया। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है और ये एक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो प्लीज़, चार्टर एक्ट 1793, इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। एक्सटेंडेड कर दिया गया था मोनोपोली ऑफ द कंपनी इस अदर 20 ईयर्स के लिए, यानी कि जो कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी के पास में जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी, वो उसको एक्सटेंड करके कितना ईयर्स कर दिया गया? 20 ईयर्स कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस एक्ट इज़ आल्सो नोन एज ए, क्या कहा जाने लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल रिसीव वीटो पावर। अब वीटो पावर रिसीव हो गया गवर्नर जनरल को ओवर हिज काउंसिल, यानी कि उसके परिषद के, अपनी परिषद के जो भी है उसका वीटो पावर उसको रिसीव हो गया या प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल गिव्स अथॉरिटी ओवर मद्रास और बॉम्बे, यानी कि गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे पर अधिकार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस एक्ट के तहत दिया गया? तो यह आपको ध्यान रखना है, चार्टर एक्ट 1793। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट में बी इंक्रीज टैक्स ऑन नॉर्मल पीपल। अब देखो, ये जो नॉर्मल पीपल्स के ऊपर टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया, यानी कि सामान्य लोगों पर कर बढ़ा दिया गया था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी। तो ये थे शॉर्ट नोट्स जो कि आपके क्विकली रिवीजन पे काम आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एम लक्ष्मीकांत की बुक आप एग्ज़ाम टाइम पे पूरा पढ़ लोगे। तो ये शॉर्ट नोट्स मैं आपके लिए बना रही हूँ। सो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए। 3rd क्लास लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी चार्टर एक्ट 1833।
ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके पास में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। एंड मोटिवेशन के लिए लाइक करें। थैंक यू सो मच।